हेलो लर्नर्स। तो गाइस, अब तक की वीडियो में हमने देख लिया था कि जेंगो में अगर किसी टेबल को क्रिएट करना है तो हम कैसे उसको मॉडल्स डॉट पाई के अंदर लिखते हैं। और उस टेबल को अगर हमें अपने एडमिन पोर्टल में, जो कि हमने अपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, में अगर देखना है तो उसके लिए हमें उसके एडमिन डॉट पाई में जा करके बेसिकली, जो कि यहाँ पे है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम रजिस्टर करते हैं ताकि वो टेबल हमें अपने मॉडल्स, मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ मैं जिस टेबल की, वो सारे के सारे टेबल्स हमें अपने एडमिन पोर्टल में हमें प्रॉपरली दिखे और मैनेजेबल फॉर्म में दिखे ताकि हम उनमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर पाएँ। तो अब तक की वीडियो में हमने ये देख लिया था। ये वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा हमारा कंप्लीट एमवीटी के लिए। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी की वीडियो में इसके पहले हम क्या कर पाते थे कि हम अपने बैकएंड से जाके, मतलब अपने सुपर यूजर लॉगिन के ऊपर अपने एडमिन पोर्टल में अपने टेबल्स के अंदर कुछ एंट्री करते थे, मतलब कुछ रिकॉर्ड्स अपने भरते थे। और हमारे वेबसाइट में, मतलब अभी जनरली जो भी वेबसाइट होती है, किसी भी वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है कि आप जाके बैक एंड से डेटा भरते हो। आप बेसिकली क्या करते हो, आपके फ्रंट एंड पे, मतलब आपके एचटीएमएल पेजेस पे कुछ फॉर्म होती हैं। उन फॉर्म्स को कोई एंड यूजर, जो कि नॉर्मल यूजर होता है, वो आके भरता है और उससे जो डेटा आया हुआ है उसको आप अपने टेबल के अंदर एंटर कराते हो। तो बेसिकली पूरा एक फ्लैश, मतलब एंड टू एंड अगर मैं बोलूँ तो एक कंप्लीट हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से काम करता है। तो हम यही करने वाले हैं आज के पूरे सेशन में। तो बने रहिएगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी गाइस। तो अब तक के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या कर लिया था, तो यहाँ पे जब भी स्लैश होम हमारा चलता था तो हमें ये कुछ रिटेन में स्टेटमेंट, जो कि हमने अपने एच1 टैग के अंदर लिखा था, वो प्रॉपरली कुछ इसी तरीके से हमें दिख रहा था। तो ये क्यों दिख रहा था? और एक और चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा मैनेज करने वाले हैं। अभी हमें, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं फिर से आपको अपने ब्राउजर में ले चलता हूँ। यहाँ पे आप हमारे यूआरएल वाले सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे 8000 पोर्ट के बाद स्लैश होम हमने लिखा हुआ है। तो हमें होम को सर्च करने के लिए कभी भी वेबसाइट में ऐसे स्लैश होम नहीं करना पड़ता। हमारा होम यहीं तक चलता है, मतलब जो हमारा अपना बेस यूआरएल है, यहाँ तक मैं बोलूँगा, यहीं पे हमारा, जहाँ जो कि अभी पेज नॉट फाउंड आ रहा है, यहीं पे हमारा होम चलना चाहिए। तो हमने यूआरएल डॉट पाई में होम को अपने स्लैश होम सर्च करने पे चलाया था। तो इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं अभी के लिए गाइस। तो मैं आपको फिर से अपने ले चलता हूँ यूआरएल डॉट पाई में। हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि होम हमारा कब चल रहा है, जब होम स्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे हम होम स्लैश नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं देंगे बेसिकली हम यहाँ पे। मतलब इसका मतलब है कि नॉर्मली जब हमारा 8000 पोर्ट पे हमारा बेस यूआरएल सर्च किया जाएगा तभी हमारा होम चल जाएगा। तो अगर इतना करके मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल एस की मदद से, और अब अगर आपको अपने ब्राउजर में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी जो यूआरएल अभी यहाँ पे सर्च है ऑलरेडी, इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि हमारा होम इस पे चलने लगा। तो मतलब ये एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमने किया है कि होम को मैं स्लैश होम सर्च करने पे नहीं, जो हमारा बेस यूआरएल है उसी पे चला रहा हूँ। मतलब होम तो होम होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र हमारे वेबसाइट पे लैंड करेगा तो उसके लिए होम यही होता है कि जैसे ही उसने वेबसाइट को सर्च किया, उसका वो होम पेज ही है सबसे पहले, लैंडिंग पेज जिसको कहते हैं। तो हमारा होम अब यहाँ पे कुछ स्लैश करके सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। तो ये तो हमारे एमवीटी का पार्ट नहीं था, ये हमने थोड़ा सा एक चेंज किया। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको चला सकते हो। आपको अगर स्लैश होम पे चलाना है होम को तो आप वैसे रख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने एमवीटी की तरफ कि हम अपना कंप्लीट, मतलब ऐसे फुल फ्लैश अपना वेबसाइट कैसे बनाएंगे, जहाँ पे हम फॉर्म डेटा सब कुछ भरेंगे और उसको फिर कैच करेंगे अपने बैकएंड में और टेबल में एंटर कराएंगे। तो ये सारे स्टेप्स हम अभी लेने वाले हैं। तो हम अपने होम डॉट एच टी एम एल को ही सबसे पहले मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने चलता हूँ अपने वी एस कोड में। तो यहाँ पे ये जो हमारा होम पेज है, बेसिकली क्योंकि हमारे स्लैश होम के सर्च पे यही होम पेज हमारा ओपन होता है। आपको अगर मैं अपनी व्यू में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही होम पेज हमारा होम डॉट एच टी एम एल जो है रेंडर होता है। तो मैं होम पेज में आता हूँ, मतलब होम वाले एच टी एम एल पेज में, और इसमें एक मैं फॉर्म बनाता हूँ। क्योंकि होगा क्या कि अगर मुझे ये जो टेबल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे डेटा एंटर कराना है, इसमें 3 कॉलम है। कौन कौन से हैं? नेम, एज और रोल नंबर। तो मतलब इस टेबल में अगर मुझे कुछ एंट्री करानी है तो ऐसे 3 कुछ फॉर्म होंगे, मतलब एक फॉर्म होगा जिसमें 3 ऐसे फील्ड होंगे। इन फील्ड को मैं भरूँगा और एक बटन होगा जिसको क्लिक करके मैं सबमिट करूँगा। तो जैसे ही फ्रंट एंड से डेटा सबमिट होगा, वो बैक एंड में आएगा, और बैक एंड में मैं इन तीनों डेटा को पकड़ के उसके बाद एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, जो मेरे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको वापस से चल के दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे अपना एडमिन पोर्टल भी खोल रखा है बेसिकली। तो मैं अपने एडमिन पोर्टल में अगर यहाँ ले जाऊँ, तो जैसे अभी तक के लिए मैं रिकॉर्ड वाले टेबल के अंदर देखूंगा, जो ये मेरा टेबल है, इसको मैंने पहले अपने इसके पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे यहाँ पे ये दिख रहा है। इसको दिखाने का पूरा प्रोसेस मैंने बताया था। तो अभी के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। तो मतलब अगर मुझे और कुछ एंट्री करानी है तो वो मैं अपने अब बैकएंड से नहीं करूँगा। यहाँ पे तो ऑल दो मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड क्लिक करके मैं फिर से एक डेटा भर सकता हूँ, पर मैं ये करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, मुझे अपने फ्रंट एंड से भरना है डेटा को, ठीक है।
तो अभी के लिए मैं अपने फिर से आपको VS कोड में लेके चलता हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, क्योंकि डेटा को पहले सबसे पहले मुझे भरना है। मतलब फ्रंट एंड पे कोई यूजर आएगा तो होम पेज पे उसको अभी क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है दिस इज होम पेज, मतलब ये होम फंक्शन इज वर्किंग, ये दिख रहा है। तो ये तो दिखा के कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे तो कोई यूजर डेटा भर नहीं पाएगा। तो मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा फॉर्म, आप देखिएगा एक सिंपल सा HTML, कुछ HTML लिख रहा हूँ मैं, बहुत हैवी HTML नहीं, एक नॉर्मल सा फॉर्म लिखने वाला हूँ मैं। तो फॉर्म में एक चीज़ होती है एक्शन, ठीक है, एक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये मुझे सजेस्ट कर रहा है एक्शन। एक्शन में क्या है, मेरा वही वाला यूआरएल, इस यूआरएल को मैं देखो कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो हमारा ये यूआरएल है, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि ये एक्शन में हम वो चीज़ लिखते हैं कि जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट होगा तो उस टाइम पे हम इस वाले यूआरएल को मतलब विजिट करने वाले हैं, बस ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाती है। तो अभी के लिए मेरा होम फंक्शन इसी पे चलता है, तो मैं जस्ट इसी को कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट यही। आप प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, एक फॉर्म टैग हमने बनाया, उसको ओपन और क्लोज, उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे एक्शन में मैंने ये दे दिया, और उसके बाद मेथड, मेथड लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मेथड जो है जब भी हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो मेथड हमेशा पोस्ट मेथड होता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आप भरेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक ये फॉर्म क्रिएट हो गया। पर ये फॉर्म सिंपली अभी कुछ विजिबल नहीं होगा मैं, अगर मैं अभी के लिए आपको अपने ब्राउजर में लेके चलूँ और यहाँ पे मैं सिंपली रिफ्रेश करूँ, तो आपको सिंपल से एक मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। आप देखोगे यहाँ पे वो एक्चुअली फॉर्म क्रिएटेड है, पर उसके अंदर कोई भी लेवल इनपुट कुछ नहीं है। तो वो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो VS कोड में आते हैं अपने उसी पेज के अंदर, और यहाँ पे मैं कुछ लेबल क्रिएट करने वाला हूँ, पहले लेबल और इनपुट, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, एक इनपुट देता हूँ, इनपुट। यहाँ पे थोड़े से एमिट में यूज करूँगा, आप ध्यान दीजिएगा, इनपुट डॉट टेक्स्ट, ऐसे लिख के आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इनपुट क्रिएट हो जाएगा विद क्लास टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सिंपल से एक इनपुट हमने क्रिएट किया, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ, एक मैं इसका नाम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू मैं दे देता हूँ नेम, जस्ट नेम ही दे देता हूँ। मतलब क्या होता है, किसी भी इनपुट फील्ड का एक नाम होता है, तो हम नेम के लिए बना रहे हैं इसको, तो मैं नेम दे देता हूँ, नेम का नेम ही। और ऐसे तीन दो और मुझे चाहिए होंगे, ठीक है, दो मुझे और चाहिए होंगे। वो क्यों चाहिए होंगे, आपको पता है कि एक नेम के लिए मतलब हमारे टेबल के अंदर जो है वो तीन फील्ड है, नेम, एज और रोल नंबर। तो मैं उन तीनों को मतलब तीनों को फ्रंट एंड से एंटर कराने के लिए, मतलब हमारा यूजर जो भरेगा उसके लिए मैं तीन लेबल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। और तीनों के नाम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्योंकि पहला वाला तो नेम के लिए था और दूसरा वाला था हमारा एज के लिए, मतलब फ्रंट एंड से यूजर हमारा एज भरेगा, और तीसरा था हमारा रोल के लिए, ठीक है। तो ये रोल के लिए। तो अभी के लिए अब अगर मैं अपने इस पेज को सेव करके, ठीक है, और अपने आपको ब्राउजर में ले चल के अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे अब आपको हमारा एटलीस्ट इनपुट फील्ड तो दिखेगा, ठीक है। तो ये तीन इनपुट फील्ड आपको दिख रहा होगा, ये तीनों मैंने अपने तीनों फील्ड के लिए बनाया, पर इनके साथ इनके लेबल भी होने चाहिए। तो ये तीनों हमारे इनपुट फील्ड तो आ गए, पर इस इनपुट फील्ड मतलब इन तीनों इनपुट फील्ड के जो लेबल हैं, मतलब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है। लाइक यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे एज लिखना है, क्या लिखना है आपको कहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें इनके लेबल्स भी चाहिए होंगे। तो वो लेबल्स हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। क्या करना होता है आपको, एक सिंपल सा लेबल टैग होता है, तो आप लिखोगे लेबल, ठीक है, आप लिखोगे सिंपल सा लेबल, और लेबल टैग को आप कर दोगे बंद, और यहाँ पे आप लिख दोगे नेम, ठीक है। तो नेम के लिए ये वाला लेबल हो गया, यही इसी को मैं अगेन कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे गाइस। और कॉपी करने के बाद इन्हीं इसी को मतलब दोनों के लिए, बाकी के जो हमारे इनपुट फील्ड है उनके लिए चिपका दूंगा एक एक, ठीक है। तो इनके जो नाम है वो चेंज कर दूंगा मैं अभी के लिए, क्योंकि पहले वाले के लिए नेम था, दूसरे वाले के लिए एज, तीसरे वाले के लिए रोल नंबर, ठीक है। ये तीनों मैं लिख दूंगा यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से। और इन लाइनों के बीच में मुझे गैप भी चाहिए, मतलब एक एक लाइन ब्रेक चाहिए, क्योंकि अभी वो एक ही लाइन में मिल रहा था। तो यहाँ पे एक एक BR टैग भी मैं दे दूंगा, ठीक है। एक एक BR टैग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये BR टैग हो गया। अभी इस BR टैग का काम क्या होता है, अगर आपने HTML नहीं पढ़ा तो मैं आपको यहीं भी बता देता हूँ कि BR टैग का काम होता है कि आपको एक लाइन स्पेस मिल जाएगी। मतलब एक लाइन स्पेस का मतलब आपका लाइन जो अभी आपको मैं दिखाई देता हूँ सिंपल सा, इसको मैंने अभी के लिए सेव कर दिया, मैं आपको अपने ब्राउजर में ले चलता हूँ और आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इनके लेबल तो इनके साथ आ गए, प्लस ये जो एक लाइन में दिख रहा था यहाँ पे वो अगेन डिफरेंट लाइन में आ गए, मतलब नेक्स्ट 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 लाइन में आ गए। वो BR वाले टैग की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे अपने ब्राउजर में तीनों फील्ड तो मिल गए, इन तीनों फील्ड को भी मैं भरूंगा। तो आगे की लॉजिक तो मैं अपने बैकएंड के लिए लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हमें क्या एक बटन चाहिए होगा यहाँ पे, जो कि हम इन डेटास को भरने के बाद सबमिट करेंगे। तो वो अभी तो कोई ऐसा बटन हमने लिखा नहीं है, तो उसके लिए मैं अगेन अपने फिर उसी पेज के अंदर चलता हूँ, मतलब अपने HTML पेज के अंदर, और यहाँ पे एक बटन भी दूंगा, ठीक है।
तो यहीं पे फॉर्म वाले टैग के जस्ट ऊपर, ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ बटन। तो इसके लिए बटन टैग हमारा, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बटन के टाइप में हमें सबमिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई फॉर्म होता है ना, फॉर्म के अंदर वाले बटन का टाइप सबमिट होना ज़रूरी है, ताकि पता चले जब भी हम उस बटन को क्लिक करें कि हमें सबमिट करना है, मतलब उस फॉर्म को सबमिट करना है जस्ट। तो हमने बटन लिख दिया, उसका टाइप हो गया सबमिट। और इसका नाम हमने जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, तभी के लिए मैं उसका नाम भी सबमिट ही लिख देता हूँ, ठीक है। और इस केस में इसको मैं सेव करता हूँ अगर, और अगेन अगर आपको लेके चलता हूँ अपने ब्राउजर में, तो अब अगर आप रिफ्रेश करोगे इसको, तो आप पाओगे कि आपको तीनों फील्ड और उसके नीचे सबमिट बटन भी मिल रहा है। तो अभी के लिए आप इसको भर के अगर कहीं अभी जस्ट सबमिट कर दोगे, तो अभी के लिए कुछ होगा नहीं बेसिकली। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको कैच करने का जो लॉजिक है ना, वो हमने बैकएंड में भी लिखा नहीं है। तो अभी अगर इसको आप क्लिक करोगे ऐसे, तो आपको कुछ भी नहीं मतलब मिलेगा इसमें, बस ये एंड लूप में ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं करते हम। मैं आपको अगेन अपने बैकएंड वाले लॉजिक में ले चलता हूँ, मतलब इसके व्यू में ले चलता हूँ। आपने मतलब बता तो दिया यहाँ पे कि ठीक है, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो उसका एक्शन कहाँ जाएगा, ये 8000 स्लैश पे, मतलब कि होम वाला हमारा जो व्यू है, जो कि ये वाला व्यू है, जो कि यही बताता है कि जब भी होम चलेगा तो यही चलेगा। हमारा यूआरएल से यही बताता है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस पे हमारा होम चल रहा है, तो मतलब होम वाला जब हमारा यूआरएल विजिट किया जाएगा, मतलब सिर्फ स्लैश, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्लैश, तो होम चलेगा। तो व्यू हमारा कहता है कि जब भी होम चलेगा तो ये हो रहा है, अब तक के लिए तो ये हो रहा है। तो अभी हमने मतलब फ्रंट एंड से जो डेटा भरा जाएगा उसको अभी कहीं पे भी कैप्चर नहीं किया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को तो अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा पुराना लॉजिक है। मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले, अच्छा ठीक है चलो मैं इसको अनकमेंट करता हूँ अभी के लिए। और एक एक आपको कुछ एक चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट प्रिंट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूँ कि अब आप देखना कि जब भी वो फॉर्म सबमिट होगा तो बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड। और ये चीज़ मैं टर्मिनल में प्रिंट कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो वो मेरे टर्मिनल में यहाँ प्रिंट होती है। जब भी इस वाले फंक्शन को चलाया जाता है, ये वाला फंक्शन कब चलेगा, जब होम सर्च किया जाएगा, मतलब जब मैं अपने वेबसाइट को जस्ट रिफ्रेश करूँगा, क्योंकि अब मेरा होम स्लैश पे नहीं चलता, नॉर्मली हमारे 8000 स्लैश पे चल जाता है। जैसे मैं उसको चलाऊंगा तो मेरा क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट मेथड चलेगा। मैं ये प्रिंट क्यों कर रहा हूँ, ये प्रिंट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि ये मेथड है कौन सा, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको वापस से अपने ब्राउजर में लेके चलूँगा, और ब्राउज़र में मैं जस्ट रिफ्रेश करूँगा इस पेज को मैं एक बार ही रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं आपको वापस से अपने इसमें ले आऊँगा वीएस कोड में। तो इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको जो यहाँ पे मेथड दिख रहा है टर्मिनल में, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने प्रिंट किया हुआ है, ये मतलब इसी सेम यूआरएल के ऊपर, ठीक है। जब ये यहाँ पे मतलब दिखाया जाता है, मतलब टर्मिनल पे तो बेसिकली सारी चीज़ें प्रिंट होती हैं, तो दिखाया जा रहा है कि जब इस यूआरएल को विजिट किया गया तो उस टाइम पे क्या प्रिंट हुआ है, हमारा गेट। मतलब ये हमने यहाँ पे जो मेथड को प्रिंट किया है, ये प्रिंट हुआ है। तो अभी के लिए अगर मैं जस्ट अगर इस यूआरएल को विजिट कर रहा हूँ, तो मेरा मेथड जो है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है गेट। लेकिन अगर मैं कोई फॉर्म, जो कि अभी के लिए आप देख रहे थे मेरे यहाँ पे मेरे ब्राउजर में जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर मैं भर के सबमिट को क्लिक करूंगा ना, तो उस टाइम पे मेरा मेथड पोस्ट चलता है। तो ये आपको बताना था, इसलिए मैं जस्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा था। तो अब चलते हैं वापस अपने वीएस कोड में, और यहाँ पे मैं अपने फॉर्म को बेसिकली सबमिट करूंगा, तो मुझे पता है कि अब मेरा मेथड पोस्ट होने वाला है। तो मैं अब उसके बिहाफ पे कुछ लॉजिक लिखने वाला हूँ। अब ये तो हमें क्लियर ही था कि हमारा होम वाला ये फंक्शन है जो चलने वाला है, ठीक है। जब भी मैं सबमिट को क्लिक करूंगा तो होम वाला चलेगा। और अभी के लिए ये डेटा मुझे, मतलब ये एचटीएमएल पेज रेंडर हो रहा था, और इस डेटा का कोई काम नहीं, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये तो मैं अपने डायनामिक कंटेंट वाले वीडियो के लिए यहाँ पे भेज रहा था। तो ठीक है, अब आगे के लॉजिक को लिखते हैं। तो मुझे पता है इसलिए मैं ये लॉजिक लिख रहा हूँ, इफ़ रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स को जब कॉपी किया, वो किया था, प्रिंट किया था, तो मुझे क्या मिल रहा था, गेट। पर अब मैं फॉर्म को सबमिट करने वाला हूँ, तो उस केस में वो बन जाता है मेथड पोस्ट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेथड इक्वल टू ये अपना नॉर्मली कंपेयर ऑपरेटर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको कोड के अंदर लिखूंगा पोस्ट, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड मेरा पोस्ट है, तो उस केस में मुझे क्या क्या लेना है बेसिकली। अगर मेथड पोस्ट है तो मुझे पोस्ट मेथड से ये जो डेटा मैं भर के सबमिट करने वाला हूँ, वो इस सारे रिक्वेस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अपने लोकल वेरिएबल्स बना रहा हूँ, नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ। इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, रिक्वेस्ट, उसी रिक्वेस्ट से, मतलब जो रिक्वेस्ट हमारी करी जा रही है पोस्ट मेथड वाली, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। ये कैप्स में लिखूंगा गाइज यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और उससे क्या निकालना है मुझे, कौन सी की निकालनी है, वो यहाँ पे डाली जाती है। मतलब उधर से आपको एक बार ध्यान से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इस होम पेज के अंदर,
यहाँ पे ये जो नाम हमने दिया है ये नेम, मतलब अभी जिसके अंदर हम डेटा भरने वाला है यही वाला इनपुट फील्ड है हमारा। इसी इनपुट फील्ड के अंदर हम फ्रंट एंड से डेटा भरेंगे। तो इस फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे जो हमने नेम दिया ना, यहाँ पे जो हमने नेम दिया है इसको मैं दिखा दूँ आपको एक बारी। ये जो नेम है इसका नाम ही नेम है, और दूसरे वाले का नाम क्या है, एज है। मतलब इन्हीं इनपुट फील्ड के अंदर हम डेटा भरने वाले फ्रंट एंड से, तो इनके नेम से हम इनको ट्रैक करते हैं। तो बैकएंड में यही लॉजिक लिख रहा हूँ मैं इधर। मतलब आप देखो यहाँ पे ये जो नेम लिखा है ये तो मेरा यहाँ पे मतलब बैकएंड के लिए एक वेरिएबल है, खाली एक सिंपल सा वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल के अंदर डेटा क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। जो रिक्वेस्ट से पोस्ट आ रहा है डेटा, मतलब जो डेटा आ रहा है उसी पोस्ट से मैं नेम को स्लाइस कर रहा हूँ। मतलब उस इनपुट फील्ड में जो लिखा जाएगा वो नेम वाले फील्ड के अंदर होगा, तो वो निकल कर कहाँ चला जाएगा, इस नेम के अंदर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट इस लॉजिक का मतलब है। इसको आप फिर से अगर कहीं मतलब नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पे फिर एज के लिए भी सेम वही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लिखोगे रिक्वेस्ट, मतलब वही रिक्वेस्ट डेटा आ रहा है, तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और उससे अब मैं क्या स्लाइस करने वाला हूँ, तो दूसरे वाले फील्ड का नाम क्या था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, इसका नाम था एज। इस वाले नेम में जो दिया गया ना, यही चीज़ हमें उठानी पड़ती है। मतलब इसी इनपुट फील्ड के अंदर हम भरने वाले हैं, तो इसका नाम क्या है, एज। तो ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे अब एज। ठीक है, और इसको कोड्स के अंदर लिखा जाता है नेम एज, और यहाँ पे मैं रोल नंबर, ठीक है, सिर्फ रोल लिख देता हूँ अभी के लिए क्योंकि ये तो मेरे वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और उससे मुझे क्या निकालना है, रोल। ध्यान से एक बारी फिर मैं चेक कर लेता हूँ इधर पे कि यहाँ पे क्या हमने रखा था, यहाँ पे भी हमने रोल ही रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको कोड के अंदर दूंगा बेसिकली रोल। तो ये तीनों वेरिएबल के अंदर मेरी अब रिक्वेस्ट से आए हुए ये तीनों वैल्यूज जो हम फ्रंट एंड से भरने वाले हैं वो इन वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इससे तो इतना हो जाएगा हमारा। उसके बाद मुझे करना क्या होगा, इन्हीं की मदद से मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन से वाले मॉडल के लिए, ये जो हमारा टेबल है, टेबल मतलब मॉडल हमारा, इस मॉडल के लिए एक रिकॉर्ड मुझे उसके लिए बनाना है। किस डेटा की मदद से, इन डेटास की मदद से, ये जो तीनों डेटा आया। क्योंकि हमें इस मॉडल के अंदर क्या क्या चाहिए, इस मॉडल के अंदर नेम एज और रोल नंबर। जब भी एक रिकॉर्ड हमें बनाना होता था तो बैकएंड में भी हम क्या भरते थे, नेम एज और रोल नंबर। और यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हमें एज, रोल नंबर और नेम ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं। तो हमें बस उन्हीं की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मतलब एक डेटा क्रिएट करना है। तो हमें उसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, हम लिखेंगे उस ऑब्जेक्ट का नाम, मतलब उस रिकॉर्ड का नाम। तो उस टेबल की मदद से हम लिखते हैं बेसिकली, उस टेबल का नाम सबसे पहले हम लिखते हैं। तो हमारे टेबल का नाम क्या है, रिकॉर्ड। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट भी किया होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये इंपोर्ट करना सबसे जरूरी है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट रिकॉर्ड, मतलब मैंने अपने टेबल को यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडल्स डॉट पाई के अंदर, इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। ये तरीका है इसको इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिकॉर्ड डॉट ऑब्जेक्ट। मतलब जेंगो के अंदर किसी भी टेबल का मतलब अगर आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो आपको ऐसे लिखना होता है, रिकॉर्ड डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। और इसके अंदर आपको मतलब अभी आप क्या देने वाला हो, ये तीनों वैल्यूज इनके अंदर जाने चाहिए, नेम एज और रोल नंबर। तो नेम एज और रोल नंबर के अंदर क्या क्या डेटा जाएंगे, नेम के अंदर ये नेम चला जाएगा, एज के अंदर एज चला जाएगा, और ये जो रोल नंबर वाला फील्ड है तीसरा, इस रोल नंबर वाले फील्ड के अंदर चला जाएगा हमारा रोल। तो इसके साथ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। नेम इज इक्वल टू मैं लिखूंगा नेम। अब ये वाला नेम मॉडल वाला नाम है, मतलब जो कॉलम का नाम था इसके, और ये नेम जो हमारा उसके अंदर जो जा रहा है वो ये वाला नेम है जो कि हमारे रिक्वेस्ट से आया हुआ है। ठीक है, रिक्वेस्ट आया हुआ डेटा इसके अंदर जो वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है वो वाला डेटा यहाँ पे है राइट साइड में जो लिखा हुआ है। बस इसी तरीके से मैं तीनों के लिए लिखने वाला हूँ गाइस यहाँ पे। तो नेम के लिए नेम हो गया, एज के लिए हमारा हो गया एज। ठीक है, एज के लिए एज, और कॉमा करके ऐसे कॉमा सेपरेटेड हमें लिखना पड़ता है, और रोल अंडर स्कोर नंबर, क्योंकि हमारे कॉलम का नाम रोल नंबर है। ठीक है, तो लिखोगे ऐसे ही बेसिकली, रोल अंडर स्कोर नंबर इज इक्वल टू आपको लिखना है रोल। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से आप लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से अगेन यही चीज़ रिटर्न करनी है। मतलब हमें उसी होम पेज पे ही रहना, तो हम उसी होम पेज को फिर से रिटर्न कर दे रहे हैं यहाँ पे भी। मतलब जिस केस में हमारा मेथड पोस्ट होगा उस केस में हमें क्या करना है, हमें अगेन इन तीनों पहले पहले तो इन तीनों वैल्यू को स्लाइस किया हमने, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब उस टेबल के लिए, मतलब कि हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। और उसके बाद अगेन होम डॉट एच टी एम एल को ही रेंडर कर देना है, मतलब हमें फिर उस यूआरएल के ऊपर मतलब 8000 स्लैश पे फिर हमें होम डॉट एच टी एम एल ही अगेन दिखने लग जाए। ये हमने यहाँ पे किया। और क्योंकि अगर मेथड हमारा ये नहीं होगा, अगर मेथड हमारा पोस्ट होगा तभी तो ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं, क्योंकि ये सारा इफ ब्लॉक के अंदर लिखा गया। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा बाई डिफॉल्ट जो दिखेगा वो होम डॉट एच टी एम एल दिखेगा, मतलब रेंडर होके। तो ये एक बार हम इसको चला के देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये कैसे प्रॉपरली काम करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो एक बारी मैं आपको अपने फिर ब्राउजर में लेके चलता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे
अपने कुछ रिकॉर्ड्स भरने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं एक डमी लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एज में मैं 23 ऐसे दे देता हूँ, और रोल नंबर में मैं कुछ भी ऐसे डमी भर देता हूँ, ठीक है, ऐसे भर देता हूँ। और इसको मैं करता हूँ सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें एरर मिल रहा है। एरर क्या है? CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी हमारे जेंगो के अंदर कोई भी पोस्ट फॉर्म, मतलब पोस्ट वाले मेथड के यूज करके कोई अगर फॉर्म भरा जाता है, तो उस केस में यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर एक टोकन होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। उसका नाम है CSRF टोकन, उसको बोलते हैं हम CSRF टोकन। उसको इस तरीके से लिखा जाता है, आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। मतलब आप किसी भी फॉर्म को, जो पोस्ट मेथड का फॉर्म होगा, उसके अंदर आपको CSRF टोकन देना पड़ता है। तो आप भी ऐसे ही बेसिकली लिखेंगे CSRF अंडरस्कोर टोकन, ठीक है। इसको लिख के आप सिंपली सेव कर देंगे। तो उस टोकन के लिखने के बाद मैं अगेन अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ, और ब्राउज़र में आके मैं फिर से अपने डेटा को भरता हूँ। तो मैं फिर से लिखता हूँ डमी, और यहाँ पे एज में मैं 21 दे देता हूँ। रोल नंबर को मैं ऐसे कुछ भी डमी 6 डिजिट का दे देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ सबमिट। तो जैसे ही हमने सबमिट किया, तो मैं आपको अगर इस केस में अपने ब्राउज़र में मैं अपने जो अपना यहाँ पे मैंने एडमिन पोर्टल खोला हुआ है, उस पोर्टल के अंदर अगर मैं आके दिखाऊँ, तो रिकॉर्ड्स वाले टेबल को अगर मैं एक बार रिफ्रेश करूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी पे ये जो है पुराने रिकॉर्ड्स हैं, तो अभी सबसे लास्ट का जो रिसेंट हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है 7वें नंबर पे, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो ये वही रिकॉर्ड है गाइज, जो हमने अपने फ्रंट एंड से अभी भर के फॉर्म को सबमिट किया था। तो कुछ इस तरीके से आप अपने टेबल के अकॉर्डिंग सारे फॉर्म के अंदर फील्ड बना देंगे, और उन फील्ड को कुछ इस तरीके से अपने बैकएंड में आके कैप्चर कर सकते हैं आप। मेथड आपको वैसे ही प्रॉपरली लिखना है। आपके जो फील्ड्स हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप ऐसे ही फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, और फॉर्म में अपने इनपुट फील्ड क्रिएट करके फिर उन फॉर्म को सबमिट करके अपने बैकएंड में कुछ इस तरीके से कैप्चर कर पाओगे गाइस। और उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, और वापस आपको किसी और यूआरएल पे अगर आपको रेंडर करा देना है या फिर नेविगेट करा देना है, उसको रीडायरेक्ट बोलते हैं जेंगो के अंदर, तो वो भी आप आगे के वीडियो से देखेंगे। पर इस वीडियो का हमारा एजेंडा यही था कि हम कंप्लीट एमवीटी कवर करेंगे, तो वो हमने आज के लिए किया। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट लगी होगा इस, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।